Krishna Arts Education. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, उसका तीसरा पार्ट धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ 24 से लेकर 46 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इस पार्ट का 1 से लेकर 23 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो के अनुसार इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अक्रियाशील है। ये 4 प्रकार का आपको धातु दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इनमें ऐसा कौन सा धातु है जो अधिक अभिक्रियाशील है, जो अभिक्रियाशील बहुत ही ज़्यादा है। DCU, डी यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ ए होना चाहिए था, ACU, BHG, CAG और DAU। तो कॉपर ही एक ऐसा धातु है जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CU। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो CU। इसके अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CU। निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है। ये 4 पदार्थ दिया गया और इनमें से पूछा जा रहा है कि अति ज्वलनशील, जो बहुत ही जलने में बहुत ही अधिक तेज है, वह इनमें से कौन सा पदार्थ है। ए लाल फॉस्फोरस, बी श्वेत फॉस्फोरस, सी साधारण गंधक और डी प्लास्टिक गंधक। तो जो जलने में अति ज्वलनशील होता है वह फॉस्फोरस ही होता है। तो इनमें से अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि श्वेत फॉस्फोरस होगा या लाल फॉस्फोरस। तो श्वेत फॉस्फोरस एक ऐसा पदार्थ होता है जो बहुत ही ज़्यादा अति ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेत फॉस्फोरस। श्वेत फॉस्फोरस इनमें से अति ज्वलनशील पदार्थ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेत फॉस्फोरस। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। जब विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है तो उसमें अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है। ए एनोड, बी कैथोड, सी अपघट्य या डी इनमें से सभी। तो जब विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को हमेशा ही एनोड बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनोड। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनोड। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसी प्रकार का रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक पहला क्वेश्चन भी था इसी वीडियो का 24 नंबर, उसमें भी आपसे यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो उसमें तो आपने पढ़ा कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु CU अर्थात कॉपर है, लेकिन वह तो इस ऑप्शन में नहीं है। तो यह उसी तरह का एक अलग क्वेश्चन है, AMG, BCA और CNA और DK। तो जो इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है वह के है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वल्कनीकरण, वल्कनीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। जब वल्कनीकरण नामक प्रक्रिया की जाती है तो उसमें प्राकृतिक रबर में से निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। ए साधारण गंधक, बी एकनताक्ष गंधक, सी अष्टफलकी गंधक और डी श्वेत फॉस्फोरस। तो जब वल्कनीकरण नामक वल्केनाइजेशन प्रक्रिया होती है तो उसमें प्राकृतिक रबर के साथ हमेशा ही साधारण गंधक को मिलाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण गंधक। प्राकृतिक रबर के साथ जब साधारण गंधक को मिलाया जाता है तो वल्कनीकरण
वैल्केनाइजेशन नामक प्रक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण गंधक। साधारण गंधक ही मिलाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोना से कितने दूर तक का आप लंबा तार बना सकते हैं, कितनी लंबाई का तार बना सकते हैं। ए 1 किलोमीटर, बी 2 किलोमीटर, सी 3 किलोमीटर या डी 4 किलोमीटर। तो अगर आपके पास 1 ग्राम सोना रहेगा तो उससे आप अधिकतम जो लंबा तार बना सकते हैं वह 2 किलोमीटर का बना सकते हैं। तो इसके अनुसार जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 किलोमीटर। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? इसी टाइप का एक रिलेटेड क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में भी आया था और उसमें पूछा जा रहा था कि कमरे के ताप पर कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जो अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है वह होती है ब्रोमीन, और जो धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है वह होती है मरकरी, जिसको पारा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में ही हमने आपको बता दिया है कि इसका आंसर द्रव होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव। कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ना ही वह ठोस अवस्था में होती है और ना ही गैस अवस्था में होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव। कमरे के ताप पर मरकरी धातु हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाती है। और यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कमरे के ताप पर कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो यहाँ मरकरी की बजाय ब्रोमीन हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मरकरी एक धातु है और ब्रोमीन एक अधातु है, और वे दोनों ही कमरे के ताप पर हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसके अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव। व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? व्यावसायिक स्तर पर मीन्स जो व्यापार से रिलेटेड स्तर होता है उसमें एल्यूमिनियम धातु का जो निष्कर्षण किया जाता है वह किस अयस्क से किया जाता है? ए क्रायोलाइट Na3AlF6, बी बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O, सी कोरंडम Al2O3। ये जो तीनों ही हैं ये तीनों ही एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, लेकिन इसमें से जो व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है वह किस अयस्क से किया जाता है? तो व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण हमेशा ही बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉक्साइट, जिसका अणुसूत्र होता है Al2O3 × 2H2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट अयस्क से ही एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है जब व्यावसायिक स्तर की बात की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉक्साइट। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनाता है। जब लोहा का निष्कर्षण किया जाता है तो उसमें चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट नाम का एक यौगिक बनाता है और यह यौगिक कहलाता है। तो यह जो यौगिक होता है उस यौगिक को किस नाम से जाना जाता है? ए भर्जन, भर्जन को जारन भी कहा जाता है, बी प्रगलन, सी द्वारक और डी धातुमल। तो जब लोहे का निष्कर्षण किया जाता है तो उस निष्कर्षण के समय एक चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट नामक का यौगिक बनाता है जिसका अणुसूत्र होता है CaSO4, और यह यौगिक धातुमल कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धातुमल। यह जो यौगिक होता है उसे धातुमल कहा जाता है, धातु से निकला हुआ पदार्थ कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धातुमल। किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? जब किसी तत्व का गुणधर्म की बात की जाती है तो उसमें दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व होती है, वह क्या कहलाती है? ए अपरूपता, बी समावयवता, सी समरूपता और डी उभयधर्मीयता। तो जो किसी तत्व का गुणधर्म होता है उसमें दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की जो प्रक्रिया कहलाती है वह अपरूपता कहलाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपरूपता। किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की जो कहलाती है वह अपरूपता कहलाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपरूपता। धातुओं की प्रकृति होती है, जो धातुओं की प्रकृति होती है, जो मेटल का नेचर होता है वह क्या होता है? ए विद्युत धनात्मक, बी विद्युत ऋणात्मक या सी उदासीन या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो धातुओं की प्रकृति है वह हमेशा ही विद्युत धनात्मक होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो मेटल की प्रकृति होती है, मेटल की नेचर होती है वह हमेशा ही पॉजिटिव साइड होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धनात्मक। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत धनात्मक। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो उस पतली परत को क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इस टाइप का आपने क्वेश्चन अम्ल एवं क्षार वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन उसी से रिलेटेड ये अलग टाइप का क्वेश्चन है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। ए तांबा, बी चांदी, सी सोना और डी जिंक। तो जिंक एक ऐसा धातु है जिसकी पतली परत अगर किसी लोहा या इस्पात पर चढ़ा दी जाती है तो वह जंग से सुरक्षित हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिंक। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो उस धातु का नाम है जिंक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिंक। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपने पिछले चैप्टर वाले में ही अम्ल एवं क्षार वाले चैप्टर में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पढ़ा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्राप्ति होती है वह कैसे की जाती है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप इसका आंसर जानते होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि जब किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है तो उस रासायनिक यौगिक का नाम क्या है। उस रासायनिक यौगिक का नाम जिप्सम है। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर किसी भट्टी में गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिप्सम, जो पहले से ही एक रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपने पहले वाले वीडियोस को देखा होगा तो आप इसका आंसर पहले से ही जानते होंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, तो बी जिप्सम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिप्सम, और वह 373 केल्विन पर ही गर्म किया जाता है तभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है। अभिक्रियाशीलता जो होती है उस क्रम में इसके अनुसार कौन सा सही है। ए में है एल्यूमिनियम Mg जिंक Fe अर्थात लोहा, बी में है जिंक एल्यूमिनियम Mg Fe, सी में है Mg एल्यूमिनियम ZnFe और डी में Fu Zn एल्यूमिनियम Mg। तो इसका जो सही क्रम होता है अभिक्रियाशीलता के अनुसार वह होता है Mg एल्यूमिनियम ZnFe, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Mg एल्यूमिनियम ZnFe। अभिक्रियाशीलता के अनुसार जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है वह Mg होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद लोहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Mg एल्यूमिनियम ZnFe। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्वारेजिया जो होता है वह एक रोयल जल होता है। किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। जो एक्वारेजिया होता है रोयल जल, वह किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो जब उसका अनुपात 3:1 होता है तभी वह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3:1। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको याद करना पड़ेगा कि जब एक्वारेजिया रोयल जल होता है तो उसका ऐसा कौन सा अनुपात है जिस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का वह ताज़ा मिश्रण कहलाता है। तो 3:1 ही एक ऐसा अनुपात है जिस अनुपात में वह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3:1। एक्वारेजिया रोयल जल किस अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है, इसमें आपने पहले ही पढ़ा है कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3:1। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। जो धातु की सतह होती है वह शुद्ध रूप में कैसी होती है। ए चमकदार, बी खुरदुरा, सी काला या डी इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई भी धातु शुद्ध रूप में होती है तो उसकी सतह हमेशा ही चमकदार होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चमकदार। अपने शुद्ध रूप में जो धातु की सतह होती है वह चमकदार होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चमकदार। चमकदार धातु हमेशा ही शुद्ध धातु होता है और वह शुद्ध रूप में हमेशा ही चमकदार होता है। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। जब आप किसी धातु को पतले तार के रूप में खींचते हैं तो उस खींचने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को किस नाम से जाना जाता है। ए आघातवर्ध्यता, बी तन्यता,
सी लचीलापन या डी इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी धातु को पतले तार के रूप में खींचा जाता है तो उस खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उस खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तन्यता। और अगर आपसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होता है, तो आपने पढ़ा था इससे पहले एक क्वेश्चन में कि जो सोना होता है वह 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार को खींचा जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार को खींचा जा सकता है, तो सबसे अधिक तन्य पदार्थ सोना ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड अगर अन्य किसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो वह भी हमने आपको बता दिया है। तो जब धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता होती है तो उस क्षमता को तन्यता के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तन्यता। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? जो धातुओं का एक गुणधर्म आपने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि उसको जो लंबी तार में खींचा जाता है उस गुणधर्म को तो तन्यता कहा जाता है। लेकिन अगर किसी धातु को आप पीट कर पतली चादर बना रहे हैं तो उस गुणधर्म को क्या कहेंगे? तो दोनों तो नहीं कहेंगे। तो जो बच गया ऑप्शन नंबर बी बच गया, तो यही आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हेयर। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, तो इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आघात वर्ध्यता। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? कुछ धातु ऐसे होते हैं जो कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं और कुछ धातु ऐसे होते हैं जो कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं करती हैं। जो कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उस धातु को क्या कहते हैं? ए तन्यता, बी ध्वनिक सोनोरस और सी आघातवर्त्यता या डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इससे पहले वाले अपने क्वेश्चन को पढ़ा है और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी जानते हैं तो आप निकाल सकते हैं कि आपने पढ़ा तन्यता। तो तन्यता वह होता है जो धातुओं की पतली तार वाली गुणधर्म होती है उसको कहा जाता है। आघात वर्ध्यता एक ऐसा गुणधर्म होता है जो धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है और इनमें से कोई नहीं, तो आंसर नहीं होगा। तो जो बच गया वह बच गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्वनिक सोनोरस। तो ध्वनिक जो ध्वनि से रिलेटेड बात की जा रही है, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा धातु है जो कठोर स्तर से टकराने पर उत्पन्न करती है, उन्हें क्या कहती हैं? तो जो धातुएं कठोर स्तर से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन धातुओं को ध्वनिक अर्थात सोनोरस धातु के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनिक सोनोरस। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? देखिए इसी टाइप का एकदम सेम क्वेश्चन हमने आपको तन्यता वाले क्वेश्चन में भी समझा दिया था, तो आप इसका आंसर जानते ही होंगे कि जो सबसे अधिक तन्य धातु होता है वह कौन होता है? ए चांदी, बी तांबा, सी एल्यूमिनियम और डी सोना। तो जो सबसे अधिक तन्य धातु होता है वह सोना होता है, क्योंकि आपने इससे पहले एक क्वेश्चन में यह भी पढ़ा था कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार को खींचा जा सकता है। तो जो सबसे अधिक तन्य धातु होता है वह सोना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोना। सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है और इसी से सबसे लंबी तार को खींचा जा सकता है। लेकिन यह पदार्थ महंगा होने के कारण इसका तार नहीं बनाया जाता है, किसी अन्य पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम कॉपर का तार बनाया जाता है। लेकिन जो सबसे अधिक तन्य धातु होता है वह सोना ही होता है। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? ये पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अधातु है लेकिन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? ए कार्बन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन या डी इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन नामक एक ऐसा पदार्थ होता है जो एक अधातु है लेकिन यह आयोडीन बहुत अधिक चमकीला होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कठोर होता है? ए लिथियम, बी हीरा, सी सोडियम और डी पोटेशियम। तो आपने पढ़ा होगा हीरा एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो बहुत अधिक कठोर होता है और हीरा का उपयोग कांच काटने में भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा। हीरा एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो सबसे अधिक कठोर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा। इसके बाद आपका इस चैप्टर का और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? जब आप एल्यूमिनियम पर किसी मोटी ऑक्साइड की परत बनाते हैं तो उस मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
ए ओथोडीकरण, बी कैथोडीकरण, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है उस प्रक्रिया को एथोडीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथोडीकरण। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एथोडीकरण कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथोडीकरण। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का 46 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बार में समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लें, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझे हुए रहिएगा तो अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ गया तो ये क्वेश्चंस का आंसर आपसे छूटेगा नहीं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हम तक कोई बात पहुंचानी होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक अपने बात को पहुंचा सकते हैं। और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।